ये आज हम बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल केसेस में जो आपका ट्रीटमेंट है उसमें रिजल्ट क्यों डिले मिलते हैं और क्यों जल्दी प्रोग्रेशन देखने को नहीं मिलती, क्यों इतना टाइम लगता है, क्या रीज़न उसमें रहते हैं और कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल केसेस में होता क्या है, एक चीज़ का हमेशा आप डिफरेंस का ध्यान रखिए कि जब भी आप पेशेंट का ट्रीटमेंट करने जाते हैं, किसी भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के आप पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, तो एक चीज़ देखिए, हम बहुत ज़्यादा पैसिवली सपोर्ट हो जाते हैं। हम पेशेंट को बहुत पैसिव सपोर्ट करते हैं, पैसिव मूवमेंट को असिस्ट करते रहते हैं बहुत लंबे लंबे टाइम तक, ठीक है, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन में, बैलेंस में, स्ट्रेंथ में बहुत फ़र्क पड़ता है। एक चीज़ का डिफरेंस देखिए, क्या जब आप अपने पेशेंट को एक्सरसाइज कराते हैं, यू फील गेट मोर टायर्ड देन योर पेशेंट, क्या आप अपने पेशेंट से ज़्यादा थक जाते हैं? आपको ऐसा लगता है कि यार न्यूरो का पेशेंट, एक्सरसाइज करानी पड़ रही है, मैं तो खुद ही थक जाऊंगा यार, मेरा खुद ही जोर लग जाता है। जब बच्चे प्रैक्टिस करते हैं ड्यूरिंग इंटर्नशिप या कोर्स में, ये चीज़ देखने को मिलती है कि न्यूरोलॉजिकल केसेस को देखने को, कोई सीपी चाइल्ड है, हेमिप्लीजिक, कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है, तो वो उस चीज़ को थोड़ा ना थोड़ा करता है कि बहुत जोर लग रहा है कि शायद हम न्यूरो का केस देखने को ज़्यादा ना मिले, कि हम इजीली ऑर्थो के केसेस देख के अपना काम चलाएं। तो इस चीज़ को देखें कि आप भी अपने पेशेंट का जब ट्रीटमेंट करते हैं, आपको ये लगता है कि पेशेंट से ज़्यादा आप तो नहीं थक जाते एक्सरसाइज कराते कराते, पेशेंट की जगह आप खुद की एक्सरसाइज तो नहीं कर लेते कहीं। और देखिए, हमेशा ये ध्यान रखिए कि बॉडी ने काम किस चीज़ पे करना है। वो मसल आपकी जो है, ठीक है, मसल का साइज और उसकी जो ग्रोथ है वो मैटर करती है, मसल की टोन मैटर करती है, उसकी पावर मैटर करती है, उसकी स्ट्रेंथ वहाँ पे मैटर करती है, उसका बैलेंस कैसा है, कोऑर्डिनेशन आपकी मूवमेंट का कैसा है, जॉइंट स्ट्रेंथ कैसी है, ठीक है, तो वो सारा का सारा मोटर कंट्रोल, इन चीज़ों को आप ले कैसे आ सकते हैं, ठीक है। आप देखिए, कई केसेस आपने देखो कि बहुत महीनों से, सालों से न्यूरो के केसेस चलते हैं, वही सेम ट्रीटमेंट, उनका सेम प्रोटोकॉल चलता है। क्या आप नोट डाउन करते हैं कि इस एक्सरसाइज से क्या बेनिफिट मिला है, क्या उससे रिजल्ट आए हैं, नहीं आए हैं, कितने दिन में आपको आपका ट्रीटमेंट प्लान चेंज करने की नीड है, या कब उसको कैसे प्रोग्रेस करते हैं, कि आपके पास वो डाटा पेपर रिटन वर्क होता है कि आपका प्रोटोकॉल क्या चल रहा है, कितनी रैप्स, कितने सेट्स हैं, उनकी आज स्ट्रेंथ क्या थी, कल स्ट्रेंथ क्या थी, परसों एक्सरसाइज में बैलेंस कोऑर्डिनेशन क्या था, क्या आप वो सब डाटा मैट्रिक्स में आपके पास होता है? अगर नहीं होता तो उसको नोट कीजिए, उससे बड़ी हेल्प मिलेगी। और देखिए, मसल साइज स्ट्रेंथ में भी और गर्थ में भी, ठीक है, तो उसके लिए आप देखिए, हाइपरट्रॉफी कब आती है? जब आप मैक्सिमम उसको ट्रेन करते हैं टिल फेलियर, ठीक है, लेकिन आप पेशेंट के साथ एकदम से ऐसा नहीं कर सकते, तो आपको डे बाय डे काम करना होगा उसकी पावर पे, उसकी स्ट्रेंथ पे, उसके कोऑर्डिनेशन पे। अब स्ट्रेंथ मेंटेन वेट ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, कि वेट ट्रेनिंग उसको स्टार्ट कराएं, कैसे धीरे धीरे कराएं, फिर उसको मैक्सिमम वेट ट्रेनिंग कराएं, क्योंकि मूवमेंट जितना मर्जी करा लीजिए, लेकिन अगर मसल का साइज नहीं बढ़ेगा, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, उस मूवमेंट का कोई बेनिफिट नहीं है। एट लास्ट रोल किसका, एक्शन किसका है हमारी मूवमेंट जनरेट में? आपकी मसल्स का। तो मसल्स को स्ट्रेंथ की भी नीड है, ठीक है, स्ट्रेंथ की नीड है, पावर की नीड है, फिर बाद में हाइपरट्रॉफी की भी नीड है, कि वो जो मसल का साइज है वो बचे तो हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है, प्रोटीन, तो उसकी भी डाइट में जरूरत है। जब मसल ही लॉस होता जा रहा है, आप कैसे अज्यूम करेंगे कि एक तरफ से न्यूट्रिशन डाइट में है ही नहीं, मसल लॉस हो रहा है और आप उसको प्रिजर्व करके मूवमेंट को गेन करेंगे? आप ये कर ही नहीं सकते, मुश्किल टास्क हो जाता है। तो अवेयर रहे अपने पेशेंट के न्यूट्रिशन के बारे में भी, कि क्या कुछ आप उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है। बाकी एक ये डिटेल टॉपिक है, फिर कभी इसके बारे में बात करेंगे। अगर जो इंटरेस्टेड हो तो वो डीएम कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।